हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स के जो टॉपिक्स हैं हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आज के लेक्चर में कुछ और मिनिस्ट्रीज को देखेंगे। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स देखे हुए, मेक श्योर पिछले लेक्चर सारे देख लें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम एक ऐसा टॉपिक है जो आपके आने वाले फिल्म्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो जाता है। अब आज के सेशन में हम सबसे पहले देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के बारे में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके बारे में समझेंगे। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है ना, पहले तो एमएसएमई का मीनिंग ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, और दरअसल में ये इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी भी पिछले 1 से 2 साल के अंदर ही ना जो एमएसएमई की डेफिनेशन है वो चेंज हुई है, तो करंट अफेयर्स में वो भी बन जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक होता है हमारे पास माइक्रो, एक हो गया स्मॉल, एक हो गया मीडियम। ठीक है, एमएसएमई का मीनिंग यही है, बिल्कुल। अब यहाँ पर ना इसकी कुछ कैटेगराइजेशन है। सर, कैटेगराइजेशन कैसे है? दो चीज़ों के ऊपर। पहला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मीनिंग कि आपने आपका जो प्लांट हो गया, आपकी जो इक्विपमेंट हो गया, आपका जो मशीनरी हो गया, उसके अंदर आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर तो वो पैसा है 1 करोड़ से कम, तो वो माइक्रो वाली कैटेगरी में आएगा। अगर वो 1 से 10 करोड़ के बीच में है तो वो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल के अंदर। और अगर वो 10 से 50 करोड़ के बीच में है तो वो आ जाएगा यहाँ पर मीडियम वाली कैटेगरी के अंदर। पर ध्यान रखना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर हम तय नहीं करते कि कोई पर्टिकुलर चीज किसके अंदर है। साथ में हम यहाँ पर एनुअल टर्नओवर के ऊपर भी देखते हैं कि टर्नओवर कितना आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर अगर आपका टर्नओवर है 5 करोड़ से कम तो यहाँ पर आएंगे, और अगर है टर्नओवर आपका 5 से 50 करोड़ के बीच में तो स्मॉल वाली कैटेगरी में, एंड अगर 50 करोड़ से 250 करोड़ वाली कैटेगरी के अंदर आप आओगे तो यहाँ पर आ जाओगे। तो इस तरह से दो चीजों के ऊपर एमएसएमई इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट वो, एंड साथ साथ एनुअल टर्नओवर। ये जो बीच वाला क्राइटेरिया है ना, ये अभी 1-2 सालों के अंदर ही चेंज हुआ है। तो ये अगर आपको कहीं गूगल के अंदर कुछ और नंबर्स मिले ना, वो इसलिए हैं कि वो नंबर्स अपडेटेड नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रिसेंट अपडेटेड ही चीजें हैं। तो मेक श्योर आप इन नंबर्स को ध्यान में रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये चीज बहुत रही है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि पहले आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग वाली या अदर से जो इंडस्ट्री सेक्टर था और जो सर्विस सेक्टर था, इनकी कैटेगराइजेशन अलग अलग हुआ करती थी। मतलब कि इंडस्ट्री वाली के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया, सर्विसेज के लिए अलग क्राइटेरिया। अब एक सेम क्राइटेरिया ही कर दिया गया है, जो क्राइटेरिया ये है। पहले नहीं तो दो दो चीजें याद रखनी पड़ती थी, अब एक ही चीज याद रखनी है जो आपके सामने दी गई है। ठीक है, तो आई होप पहले एमएसएमई का मीनिंग तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इनकी स्कीम्स के रिगार्डिंग जो न्यूज में रही हैं। पहली स्कीम है रैंप स्कीम। अब सर, ये रैंप स्कीम क्या है? देखो, रैंप का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। एमएसएमई की परफॉर्मेंस को हम कैसे एक्सिलरेट कर सकते हैं, कैसे उनको इंक्रीज किया जा सकता है, ये बात यहाँ पे करी गई है। अब ध्यान क्या रखना है, एक तो चलो हमारी गवर्नमेंट है वो तो है ही इसके अंदर इन्वॉल्व, प्लस यहाँ पर हमें वर्ल्ड बैंक का भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ये असिस्टेड प्रोग्राम है। अब जब बात करते हैं हम एमएसएमई की, तो बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं एमएसएमई को। एक इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? इनको भैया पैसे नहीं मिलते। और खुद बताओ, एक अगर इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ बड़ा होना है, अगर एमएसएमई को बड़ा होना है, तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? द आंसर इज यस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इनके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसी वजह से यहाँ पर रैम्प प्रोग्राम हमें देखने को मिल जाता है। इनको मार्केट का एक्सेस नहीं मिल पाता, तो मार्केट का एक्सेस कैसे हो, फाइनेंस के रिगार्डिंग इनका अच्छे से एक्सेस कैसे हो, ये सारी चीज़ों के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। साथ में ही सेंटर स्टेट लिंकेज हो गया, पार्टनरशिप्स हो गया, डिलेड पेमेंट का कई बार इशू आता है कि मान लो कोई काम इनसे ले लिया पर इनको पेमेंट नहीं गई सरकार की तरफ से या किसी और की तरफ से, उसको कैसे ठीक करना है, ये सारी चीज़ें हमें रैम्प के अंदर देखने को मिल जाती हैं। फोकस दो चीज़ों के ऊपर है, जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे उनको स्ट्रेंथन करा जाए, और इनका एक्सेस टू फाइनेंस उसको हम इम्प्रूव कर पाए। अब यहाँ पर इसी के साथ में एक डीएलआई करके चीज आती है। सर, डीएलआई क्या है? डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर। कहने का मीनिंग क्या कि फंड्स जो हैं वो कैसे डिसबर्स होंगे, उसके रिगार्डिंग हमें चीजें देखने को मिलेंगी। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर तो हम अच्छा काम कर रहे हैं तो फंड जल्दी से आने चाहिए, बिल्कुल। अगर काम खराब हो रहा है तो फंड धीरे धीरे आने चाहिए। तो यहाँ पर भी बात यही है कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर सेंटर स्टेट का कोलैबोरेशन अच्छे से हुआ या नहीं हुआ, ये इंडिकेट करेगा कि कितना फंड डिसबर्स होगा वर्ल्ड बैंक से रैम्प प्रोग्राम की तरफ। जो पेमेंट हम डिले कर रहे थे इन एमएसएमईज को, क्या उसके अंदर कमी आई या नहीं आई, कि जल्दी से पेमेंट उनको पहुंच रही या नहीं पहुंच रही?
ये तय करेगा कितना फंड जाना है या कितना फंड नहीं जाना। आई बात समझ में? इसी का नाम है डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर। साथ में यहाँ पर आपको SIPs देखने को मिल जाएंगे, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मीनिंग क्या है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा दे दिया, नहीं, हम इनकी हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? ये फाइंड आउट करने के अंदर कि आपकी गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, आपके कौन से गैप्स हैं, कौन से इश्यूज आप फेस कर रहे हो, फिर इन इश्यूज को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना टारगेट को सेट कर सकते हैं, फिर टारगेट को अचीव करना विद इन द रिक्वायर्ड बजट वो कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर बात आ जाती है हमारे प्लान्स की, एक तरह की स्ट्रेटेजी की यहाँ पे बात आ जाती है। इसी का नाम है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की, तो ये जो प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करी जाएगी बाय नेशनल MSME काउंसिल, जिसको हेड कौन करेंगे? हमारे मिनिस्टर ऑफ MSME। और यहाँ पर ना आप नोटिस करो, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से लोग रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो चेक करते रहेंगे। सेक्रेटेरिएट भी होगा, वो देखेगा कि यार प्रोग्राम वर्क कर भी रहा है, जो हमने टारगेट सेट किए हैं हम उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। ये सारी बातें हमें रैम प्रोग्राम के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी। अब इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जेड स्कीम समझना। ये क्या है? MSME सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन स्कीम। ये जेड का जरा मीनिंग समझते हैं। ZED का मीनिंग है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। अब सर इसका मीनिंग क्या है? देखो मान लो एक प्रोडक्ट हमने बनाया, अब प्रोडक्ट में ना बहुत सारी खामियां आ सकती हैं। डिफेक्ट समझते हो ना कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, आप सुनते होंगे इस तरह की चीजें। तो हमारे जो कोशिश क्या है ना, कि हम अपने MSMEs की कैपेबिलिटीज को इतना इंप्रूव कर दें, उनको एक तरह के कुछ इंसेंटिवाइज करें, ताकि वो क्या करें, कोई भी डिफेक्ट उनके प्रोडक्ट्स के अंदर ना हो। एट द सेम टाइम इसका कोई इफेक्ट भी ना हो। इफेक्ट का मतलब क्या है? इफेक्ट मतलब है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, कि अगर मान लो कोई आपने प्रोडक्ट बना लिया, पर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने इन्वायरमेंट को ही बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर लिया, तो क्या आप सही डायरेक्शन में हो? क्या आप सस्टेनेबल चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर ना हम इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हाँ, हम ये चीज़ लॉन्च करी गई है तो इफेक्ट भी जीरो हो और डिफेक्ट भी जीरो हो, आपके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हों और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हों। ये है जेड स्कीम का मीनिंग। ठीक है, तो आई होप आप जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का मीनिंग समझ गए होंगे। ये पर्टिकुलर जो स्कीम थी 2016 में लॉन्च करी गई थी बाय MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ताकि एक तरह की ना प्रॉपर 100% कंप्लीट सर्टिफिकेशन सिस्टम हो पाए। ठीक है, हम देख पाए कि अच्छा यार ये कैसे काम कर रहे हैं, पोल्यूशन को मिटिगेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, एनर्जी एफिशिएंसी कैसी है, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूज किया जा रहा है, IPRs, ठीक है, जो हम बात करते हैं पेटेंट वगैरह की, वो कैसा प्रोसेस चल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो जो अभी पर्टिकुलर ये बात कर रहे हैं ना, ये दरअसल इसी के रिगार्डिंग हम कैसे अवेयरनेस जनरेट कर पाएं, उनको मोटिवेट कर पाएं भी कि आप ऐसे प्रोडक्ट बनाइए। साथ में ही आपकी जो वेस्टेज है, ठीक है, उसको कैसे कम करना है, प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करें, एनर्जी को कैसे सेव करें, ये सारी बातें भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर अलग अलग फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कर सकते हो, पहले फेज के अंदर क्या होगा ना, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाली MSMEs हैं उनके ऊपर फोकस है। फिर सेकंड फेज के अंदर जो सर्वे सेक्टर वाली MSMEs हैं उनके ऊपर फोकस होगा। तो एक तरह से फेज वाइज मैनर के अंदर ये चीजें वर्क करेंगी। अब इनको ना यहाँ पर कुछ सब्सिडीज भी दी जाएंगी सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो छोटी एंटरप्राइज है तो 80% सब्सिडी, 60%, ठीक है ना, सॉरी, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 80% सब्सिडी, स्मॉल के लिए 60% एंड मीडियम के लिए 50% ऑन द कॉस्ट ऑफ दिस सर्टिफिकेशन। जो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का सर्टिफिकेशन मिला ना, उसके बेसिस के ऊपर आपको कुछ सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर ये जो MSMEs है ये किसी वुमेन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा रन करी जा रही हैं, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, हिमालयन रीजन हो गया, नक्सलिज्म हो गया ना जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है, आइलैंड टेरिटरीज हो गया, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पर अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, MSMEs अच्छा कर रही हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए कुछ एडिशनल सब्सिडीज भी हमने दे रखी है, जैसे 10% सब्सिडी इस केस में देखने को मिल जाती हैं। अब आप लोग एक दिमाग में सोच रहे होंगे, सर इतना सारा हम क्यों कर रहे हैं MSMEs के रिगार्डिंग, क्या इंपॉर्टेंस है MSMEs की? देखो अगर मैं थोड़ा आपको इंपॉर्टेंस इसकी बताऊं ना साथ में ही, तो आप रियलाइज करोगे कि हाँ यार काम करने की जरूरत है। एक्चुअल में है क्या ना, नियरली 12 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाता है बाय द MSMEs। ठीक है, हमारे देश में ना लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा MSMEs हैं, मतलब अभी करंटली 63 मिलियन के आसपास ये नंबर है। तो इतने सारे MSMEs हैं, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर जो है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है वो कौन है? वो MSME ही है। साथ में ही इंडिया की जो GDP का 30% का जो कंट्रीब्यूशन है
वो कहाँ से आता है? वो यहीं से आता है एमएसएमई के। एमएसएमई को ना ग्रोथ एक्सीलरेटर भी बोलते हैं, ग्रोथ एक्सीलरेटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके साथ में ही अगर मैं बात करता हूँ एक्सपोर्ट्स की, तो 40% एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो भी एमएसएमई के द्वारा किए जाते हैं। अब आप खुद बताओ, अगर इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो क्या इनके लिए कुछ बेनिफिट देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? द आंसर इज यस, बिल्कुल देने चाहिए। और यहीं पर हमारी गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है। इसमें साथ ही ना एक एडिशनल सब्सिडी का भी प्रावधान है। कितनी सब्सिडी? 5% की। सर ये किन के लिए है? ये है, मान लो कोई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं। दरअसल में जो स्फूर्ति स्कीम है ना, वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करती है। इसकी अगर आप फुल फॉर्म देखो, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। कोई मान लो जैसे बैम्बू हो गया या फिर हनी मेकिंग हो गया, इस तरह की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, कोई और भी इसके रिगार्डिंग, तो वहां पर भी अगर उसमें एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो 5% की एडिशनल सब्सिडीज हम वहां भी देख सकते हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री का है। ठीक है, आप इसको जब ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो एक लिमिटेड पर्पस है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 का आपको रिवॉर्ड भी देखने को मिलेगा, ठीक है, हर एमएसएमईज को एक बार जब वो जेड की यानी कि जीरो इफेक्ट की एक तरह की कसम खा लेते हैं, तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। साथ में ही 5 लाख रुपया पर एमएसएमई भी अवेलेबल करवाया जा रहा है, ताकि कुछ इनको कंसल्टेंसी सपोर्ट मिल पाए, किसी से हेल्प लेनी हो कि कैसे हम जेड की तरफ बढ़ पाएंगे, जीरो इफेक्ट की तरफ बढ़ पाएंगे, उसके रिगार्डिंग भी उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर 5 लाख का प्रावधान यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हो तो कुछ तरह की, जैसे मान लो कि एयर फेयर हो गया, स्टॉल के चार्जेस हो गया, ठीक है, कहीं पर आपके अपने प्रोडक्ट्स को दिखाना है ना, तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप नोटिस करते होंगे ना, कई बार आप स्टॉल्स वगैरह किसी मेले में जाते हो, वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है, तो वो स्टॉल्स वगैरह लगाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो उन स्टॉल लगाने के लिए भी कुछ सब्सिडी हो जाएगी, राइट। बैंक से कुछ पैसा लेना है लोन के ऊपर, ठीक है, तो वहां पर भी इंटरेस्ट रेट जो होगा उसमें कमी देखने को मिल सकती है, या फिर उनको अंदर प्रेफरेंस दी जा सकती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं विद रिगार्ड्स टू एमएसएमई। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पर क्या है ना, ये जो पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब सेंट्रल सेक्टर आप जानते हो, कहने का मीनिंग क्या? 100% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसको कि एडमिनिस्टर किया जाता है किसके द्वारा? एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है, अभी हमारे यहाँ बेसिकली क्या हुआ है, 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो गए हैं, ठीक है ना। और ओवरऑल अगर आप नोटिस करोगे ना, ये जो स्कीम है ईएमजीपी, प्राइम मिनिस्टर्स ईजीपी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था 2008-9 के अंदर। यहाँ पर फोकस क्या है कि आपने एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ो। होता क्या है ना, हमारी कोशिश है कि आप जॉब सीकर ना बनो, कि नौकरी की तलाश में मत भटको, आप जॉब क्रिएटर बनो, आप अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करो, एक तरह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, बल्कि लोगों को रोजगार दो। इसकी यहाँ पे बात करी गई है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के ऊपर। अब यहाँ पर फोकस क्या होगा, सरकार आपको ना कुछ एक तरह से हेल्प प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, एक तरह की क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, तो कुछ सब्सिडीज आपको यहाँ पे दी जाएंगी। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये इसकी इम्प्लीमेंट एजेंसी है केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो कि एक लॉ के थ्रू बनी है, ठीक है, एक स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर एमएसएमई मिनिस्ट्री ही हमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर कैसे अप्लाई करना है इसके रिगार्डिंग। तो देखो, अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है और आप कोई नया प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तभी आपको लोन सेंक्शन होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप कोई पुराना प्रोजेक्ट कर रहे थे और उसमें ही आपको चेंजेस लाना चाहते हो, वहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, द आंसर इज नो। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स और सिर्फ नए यूनिट्स ही लोन्स को सैंक्शन करने के लिए कंसिडर किए जाएंगे, पुराने प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर बात नहीं होगी। एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल से ज्यादा। साथ में ही अगर मान लो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बाकी और जो बेनिफिट्स एसएचजीज को मिलते हैं ना अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत, वो अवेल नहीं किए होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक यहाँ स्कीम से भी बेनिफिट ले लिया, दूसरा यहाँ स्कीम से भी बेनिफिट ले लिया और इस स्कीम का भी बेनिफिट ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्हें बाकी जगह से बेनिफिट नहीं लिया वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। और यहाँ पर कौन से पर्टिकुलर चीज़ों को कवर किया जा रहा है? पहली बात है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 50 लाख तक का आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, वो ओके है, और सर्विस सेक्टर के अंदर 20 लाख रुपए तक की कॉस्ट है, वो ओके है। तो आप सोच रहे होंगे सर सब्सिडी कितनी दी जाती है? यहाँ पे नोटिस करो, रूरल एरियाज के अंदर हमें 25% देखने को मिलता है जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, और 35% जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, जैसे SC ST ओबीसीज हो गया, माइनॉरिटीज हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, फिजिकली डिसेबल्ड हो गया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले हो गया, ये सभी जगह को।
इसी तरह से जब बात होती है अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरियाज के लिए सब्सिडी है 15% और 25% है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, या फिर जो स्पेशल कैटेगरी लोगों के लिए, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर ना बैंकों का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सर बैंकों का कैसे? जो लोन है देखो बैंक ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसमें अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हो सकते हैं, आरआरबीज भी हो सकते हैं, प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स भी हो सकते हैं। ऐसा मत लिखना कि प्राइवेट नहीं हो सकते, नहीं, प्राइवेट बैंक्स भी यहाँ पे हो जाते हैं, तो उनके थ्रू भी आपको ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो स्कीम है उसके बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हो। अब एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ ही ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जुड़ा हुआ है, वो है लेबर और एम्प्लॉयमेंट का। अभी डिस्कस किया ना कि एमएसएमई कितने बड़े एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हैं, सिमिलरली लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो एक हमारा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। सर इसका मीनिंग क्या है? देखो आप खुद सोचो, हमारे ना कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स होते हैं, ठीक है ना। अब उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए ना लाइफ थोड़ी कठिन है, बिल्कुल। अब हमारी पता क्या कोशिश है कि जब भैया ये इनकी एज हो जाए, एज होने का मतलब मान लो ये 60 साल के हो गए, तो उसके बाद ना इनको कुछ थोड़ी बहुत जैसे मान लो पेंशन वगैरह मिल रहे, ठीक है। तो डेफिनेटली उसके लिए एक हमारे पास स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। पहले ये समझते हैं कि अभी न्यूज में क्यों थी। न्यूज में इसलिए थी ना कि हमारी सरकार ने ना, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, ये ऐसा बोला गया है कि एक डिनोट अ पेंशन स्कीम है कि आप अगर चाहो तो इस इंसान के लिए इनकी पेंशन डोनेट कर सकते हो। मैं समझाता हूँ कैसे। पहले तो समझते हैं कि क्या हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर मान लो कोई वर्कर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, उसकी मान लो 18 से 40 साल की उम्र है, तो वो अपने आप को इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर करेगा और हर साल पता क्या होगा, वो 660 से 2400 रुपया डालेगा इस स्कीम के अंदर। अब इतना सर नंबर अलग अलग क्यों है, 660 से 2400? हो सकता है कोई बंदा 18 साल की उम्र में एंटर कर गया इस स्कीम के अंदर, तो उसको कम पैसे देने पड़ेंगे। कोई बंदा हो सकता है कि 35 की एज में एंटर किया, उसको हो सकता है ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से पैसा अलग अलग वेरी करता है। होगा क्या कि आप हर साल पैसे जमा कराते जाओगे इस चीज के अंदर, तो जब आप 60 साल की उम्र के हो जाओगे तब तक आप कराओगे, और 60 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन मिलने लग जाएगी। सर कितनी? 3,000 रुपया पर मंथ। समझ रहे हो यहाँ पर हो क्या रहा है ना, आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा दे डाल रहे हो। अगर मान लो 18 साल की उम्र है आपकी, तो आप हर साल क्या करोगे, हर साल आप 660 रुपया डालते रहोगे, ठीक है। फिर उसके बेसिस के ऊपर आपको जब 60 साल की उम्र हो जाएगी आपको, तब उसके बाद पैसा नहीं डालना। तो उसके बाद क्या होगा, आप उसके बाद आपको पेंशन मिलने लग जाएगी 3,000 रुपया। तो आपकी एज के हिसाब से ना होगा कि आपकी जो वैल्यू आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो चेंज होती रहेगी। अब यहाँ पे नोटिस करने की बात क्या है, क्या सिर्फ ये बंदा पैसे डाल रहा है इसके अंदर? नहीं, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो भी इक्वल अमाउंट आपके साथ डालेगी। जितना पैसा आप डाल रहे हो, जितना भी मान लो डाल रहे हो, आप 660 रुपया डाल रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके साथ उतना ही देगी। तो एक तरह की ना कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है कि आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सरकार भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही है। आई बात समझ में? तो इस तरह से 18 से 40 साल वाले लोग इसको एंटर कर सकते हैं, इतना सारा पैसा देना है उनको, एंड अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ में ही पैसा देगी, एंड 60 साल की उम्र में उनको हर महीने 3,000 रुपया पेंशन मिलने लग जाएगी। अब यहाँ पर जो डोनेट अ पेंशन स्कीम है ना, यहाँ पर बात पता क्या है कि जैसे मैं हूँ, मान लो मुझे बोला गया कि भैया आप इनके बिहाफ पे क्या करो, जैसे ये हर हर साल डालते हैं ना 660 रुपये, ये 660 रुपये इस पर ये नहीं डालेंगे, इस साल मैं डाल दूँ। समझ रहे हो? तो इस तरह से इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बिहाफ पर अगर मैं इसको कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ ना इनकी पेंशन के लिए, तो दिस इज नोन एज व्हाट, डिनोट अ पेंशन स्कीम। तो आई होप आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भी समझ आ गई होगी, और डिनोट अ पेंशन स्कीम क्या है ये भी समझ आ गई होगी। अब अगर आपके थोड़ा इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखें, जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो इसको इम्प्लीमेंट करता है, और जो कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड है, इसके द्वारा भी ये साथ में इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया 50-50 स्कीम है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन एक करेगा जो बेनिफिशियरी है, और साथ में ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतना ही पैसा कंट्रीब्यूट करेगी। ये एक वॉलेंट्री स्कीम है, आपकी मर्जी है, आप इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो करो, नहीं करना मत करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपल्सरी स्कीम है, नो, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना कि हम सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी वो लोग जो कम पैसा कमाते हैं। कहने का मीनिंग क्या, आप पहली बात तो इनकम टैक्स पे नहीं करते होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख साल का कमा रहे हो और फिर बोलो कि मुझे इसका बेनिफिट चाहिए, नहीं, ये उनके लिए है ही नहीं। साथ में ही वो एम्प्लॉयज भी यहाँ पे कवर नहीं होते, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू पेंशन स्कीम जो NPS के अंदर कवर्ड है, ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर कवर्ड है, या फिर EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
जो भी लोग कवर्ड हैं वो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कवर नहीं होते। एंड उनको कितनी पेंशन मिलेगी सर? 60 साल के होने के बाद 3000 रुपया पर मंथ। तो कौन इसके बेनिफिशियरीज कौन है? देखो बहुत सारी हैं, ये सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लो कि कोई होम बेस्ड वर्कर है, कोई जैसे रिक्शा चलाता है बंदा, उसको मतलब मान लो सैलरी, मतलब उसको एक पेंशन मिलने लग जाए 60 साल के बाद। कोई पर्सन है मान लो अपने मतलब एक तरह से जो घर बनाने का काम करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गया। कोई इंसान हो सकता है मोची का काम करता हो, कोई कंस्ट्रक्शन की साइड पे काम करता हो, एग्रीकल्चर वर्कर हो गया। ये सभी जो कहीं ना कहीं 15,000 रुपया महीना या उससे कम कमाते हैं ना, वो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कवर्ड है। उनको भी तो 60 साल का देखो एक तरह से रिटायरमेंट होनी है ना उनका, वो भी ऐसे थोड़ी है कि 70-80 साल की उम्र में काम करना। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, उनको काम करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश है कि नहीं यार, 60 साल के बाद उनको काम ना करना पड़े, अपनी जो उस स्वास्थ्य के अंदर इस तरह की काम ना करना पड़े अपने खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर हमारी कोशिश क्या है कि उनको एक पेंशन की सुविधा दी जाए, तो उस तरह से कॉन्ट्रीब्यूटिव स्कीम हमें देखने को ये मिल जाती है। अब इसी के साथ एक थोड़ा सा और मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। अब ये भी आप जानते हो एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़ी जरूरी है। तो यहाँ पर भी ना छोटी सी स्कीम है इसकी, एक पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम आप जानते हो अलग अलग चीजों के लिए देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या है, पीएलआई का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखिए मैं समझाता हूँ। मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। अब इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए लोगों को रोजगार दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को, ठीक है। अगर मान लो ये प्रोडक्ट बहुत सारे बनाने लग जाए, पहले 100 यूनिट बनाती थी, आज 150 यूनिट बनाने लग जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि उससे लोगों को रोजगार मिलेगा? आंसर इज यस, ठीक है। तो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। लोगों को रोजगार मिला या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बाहर से लोग यहाँ पर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। तो ये सारे फायदे होते हैं अगर इस तरह की चीजें होती हैं। तो हमारा यहाँ पे फोकस पता क्या है? हमारा फोकस है कि इस तरह की कंपनीज को थोड़ा इंसेंटिवाइज करें कि भैया आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप चीजें और प्रोड्यूस करो। उसके बेसिस पे क्या होगा, ये सारे जो अलग अलग बेनिफिट्स थे ना इसके साथ, वो हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यही चीज हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिल जाती है। तो हमारी सरकार ना इनको एक तरह से कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव देती हैं। अगर ये अपने सेल्स के अंदर कुछ इंक्रीमेंटल चेंजेस लेकर आते हैं तो उस हिसाब से इनको ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जो ऑटो सेक्टर है, ठीक है, वो आप जानते हो इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आ जाता है। तो उनके द्वारा इस स्कीम को रन किया गया है। अभी नीति आयोग ने क्या बोला है कि एक तरह से हमने काम स्टार्ट कर दिया है कि कौन सी कंपनीज के क्या वैल्यूडेशन किया है उसके रिगार्डिंग। तो न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट था हमारे लिए स्कीम को समझना। एंड कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ समझ लिए हैं। और आप नोटिस करो कि ये पर्टिकुलर सिर्फ उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए हैं जहां पर कम से कम जो 50% वैल्यू एडिशन है वो इंडिया में अचीव हुआ है। कहने का मीनिंग क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट का ज्यादातर पार्ट जो है कहीं और से बना लिया, बस इंडिया में थोड़ा सा काम किया एंड अकॉर्डिंगली बेनिफिट्स का फायदा उठा लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया में एक्चुअल में प्रोडक्शन काफी अच्छी खासी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्ट्स हैं उसमें एक कमी देखने को मिलेगी, हमारे फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स का हमारे थोड़े बेटर हो पाएंगे, लोगों को रोजगार अच्छे से मिलेगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं होंगी एंड इंडिया को बेनिफिट ही होने वाला है। उसी चीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए ये पीएलआई स्कीम हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री की तरफ चलते हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, जैसे अभी हम देख रहे थे ना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, उसी के एक तरह से कह लो कि उसी के इन लाइंस पे ही ये प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कुछ स्कीम्स हैं, उनको भी थोड़े न्यूज में रही थी, उनको भी एक बार समझ लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे स्कीम्स, कुछ स्कीम्स ने 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये स्कीम्स कौन सी हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इन पर्टिकुलर स्कीम्स ने 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं सोशल सिक्योरिटी नेट के, कि एक तरह से आपको बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो पहले ना सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी, जीवन ज्योति बीमा योजना, पहले इसको कवर कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये स्कीम जो थी 2015 में हमें देखने को मिली थी। इसकी एक नोडल मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी तो डिस्कस किया, थोड़ा सा फर्क है सभी के अंदर, तो इसको फर्क समझना जरूरी है। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये 18 से 50 साल के अंदर जो काम कर रहे हैं, मतलब जो 18 से 50 साल के लोग हैं, उनको कवर करती है। सर कैसे कवर करती है? देखो, आप यहाँ पे स्कीम के अंदर आओगे तो हर साल ना आपको 330 रुपए देने हैं, ठीक है। आपके अकाउंट से 330 रुपए कट जाएंगे। अब होगा क्या, आपका एक साल के अंदर, ठीक है, अगर मान लो आपकी मतलब एक तरह से 330 तो हर साल देने होते हैं, तो ये रिन्यू होते रहते हैं, ठीक है, पहले साल दिए फिर अगले साल दिए, इस तरह से। तो अगर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपकी मान लो हो जाती है डेथ, तो आपकी जो फैमिली है ना उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। समझ रहे हो सर कौन से एज ग्रुप की बात हो रही है?
18 से 50 साल वाले एज ग्रुप की। इस एज ग्रुप में हो और अगर आपने इस जीवन ज्योति बीमा योजना को लिया हुआ है बाय पेइंग जस्ट 330 रुपीज पर ईयर, अगर साल के 330 रुपये भरे हुए हैं, तो अगर आपकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण की वजह से, तो तब क्या होगा, आपको 2 लाख रुपया मिलेंगे। मेक श्योर कि आप अगर 330 रुपये हर साल दे रहे हो तब ऐसा होगा। ध्यान रखना, किसी भी कारण से डेथ हो रही है, ये नेचुरल भी हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है, एवरीथिंग इज ओके। साथ में ही इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है किसके द्वारा, LIC के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस यहाँ पे कर सकते हो कि इस तरह से स्कीम ये वर्क करती है। तो फर्क समझे पहले तो, कि किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, यहाँ पे रीजन स्पेसिफाइड नहीं है, 330 रुपये देने हैं, 2 लाख तक का आपका कवरेज हो जाएगा उस साल के लिए। इसी तरह से एक आती है हमारे पास क्या, अटल पेंशन योजना। अब अटल पेंशन का नाम से क्लियर हो रहा है, पेंशन की यहाँ पे बात करी गई है, समझ रहे हो। तो अटल पेंशन का मीनिंग सर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर ना हम हर किसी को कवर कर रहे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले ना श्रम योगी मानधन योजना पड़ी थी ना, यहाँ पर क्या है, हम 18 से 40 साल के एज ग्रुप को कवर कर रहे हैं। और ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगा, आपको जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको ना अलग अलग पेंशन मिल सकती है। हो सकता है आपको 1000 मिले, 2000, 3000, 4000 और 5000 मिले। ये डिपेंड करेगा आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है। अगर जब आप प्रीमियम उसका पे कर रहे थे, अगर आपने ज़्यादा प्रीमियम पे किया है, तो 60 साल का हो जाने के बाद आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। मान लो 5000 की पेंशन लग गई। अगर आपने कम कंट्रीब्यूशन दिया है तो आपको कम पेंशन मिलेगी। तो इस तरह से नहीं, आपकी पेंशन अश्योर्ड नहीं है कि आपको 3000 ही मिलेगा, नहीं, आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको पेंशन उस हिसाब से आपको मिलेगी। तो उस हिसाब से आपको निवेश करना पड़ेगा जितनी आप कहीं ना कहीं पेंशन चाहते हो। तो ये है अटल पेंशन योजना का मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस क्या है कि एक तरह से जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनका फोकस रखना, ठीक है। ऑल्दो बाकी सेक्टर्स के भी हम कहीं ना कहीं इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाकी भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय PFRDA थ्रू NPS, नेशनल पेंशन स्कीम के द्वारा। PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। थोड़ा सा अगर इसको हम और समझे, तो मान लो अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, जिसने पर्सन ने ये स्कीम ले रखी है, तो होगा क्या, इसको, ये तो पेंशन की स्कीम है ना, यहाँ कोई वो थोड़ी इंश्योरेंस की बात थोड़ी हो रही है, तो पेंशन की बात है। तो जो स्पाउस होगा ना उसका, मान लो अगर हस्बैंड है जिसने ले रखी है स्कीम, तो अगर उसकी डेथ होगी तो उसकी वाइफ को मिलने लग जाएगी। इस तरह से ये चीज वर्क करती है। साथ में ही ना, अगर मान लो डेथ हो जाती है, तो जो नॉमिनी होगा उसको भी 8.5 लाख रुपए का कॉर्पस मिलेगा। जब सब्सक्राइबर और स्पाउस दोनों की डेथ हो जाती है, समझने की कोशिश करो, अगर सिर्फ इस बंदे की डेथ हुई तो इसकी वाइफ को पेंशन मिलने लग जाएगी। अगर भैया दोनों की डेथ होगी फिर क्या होगा, फिर 8.5 रुपए का जो कॉर्पस होगा इसके नॉमिनी को मिल जाएगा। मान लो उसने अपने नॉमिनी अपने बच्चे को बना रखा है, तो बच्चे को 8.5 लाख रुपए मिल जाएगा। इस तरह से ये चीज वर्क करती है। साथ में नोटिस करना, यहाँ पर क्या होगा, 50% जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाएगा। जैसे श्रम योगी मानधन देखना था ना, उसी तरह से। पर ऐसा नहीं है 50% पूरा ही मिल जाएगा, नहीं, मैक्सिमम होगा या तो 50% या फिर सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन, दोनों में से एक चीज है। मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो अगर सब्सक्राइबर 3000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो होगा क्या, मतलब साल की बात कर रहा हूँ, तो देखा जाएगा कि 1000 रुपये कम है या 50% ऑफ सब्सक्राइबर कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि 1500 कम है क्या, दोनों से कम क्या है, 1000 रुपये कम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 1000 रुपया पे करेगी। तो दोनों में से जो भी कम होगा, 1000 रुपया पर एनम या फिर सेंट जो जो 50% ऑफ सब्सक्राइबर कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों में से जो सबसे कम होगा सरकार उतना ही पे करेगी। ऐसा नहीं है कि उसकी इक्वलेंट पे करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैंने यहाँ पे आपको PFRDA के बारे में बताया था, थोड़ा सा PFRDA के बारे में देख लेते हैं। तो जो PFRDA है ना, वो एक तरह की स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। बेसिकली कहने का मीनिंग क्या, एक लॉ के थ्रू बनी है, पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, उसके थ्रू PFRDA बनी है। और ये इंश्योर करती है कि जो NPS स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसका अच्छे से ग्रोथ होता रहे। और ये वर्क करती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप सभी जानते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत 6 डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं। उसमें एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वो इसके रिगार्डिंग देखता है। काम क्या है इसका, काम यही है कि जो पेंशन इंडस्ट्री, कैसे उसको रेगुलेट करना है, कैसे उसको प्रमोट करना है, एंड साथ ही साथ अटल पेंशन योजना को कैसे हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं बेहतर ढंग से, ताकि अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले। ये सारा काम है PFRDA का। तो 2 स्कीम्स तो हमने देख ली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। तीसरी हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। आई एम वेरी श्योर ये स्कीम के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, ठीक है। जैसे जो जनधन अकाउंट्स के बारे में आप जानते होंगे। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ना, जनधन योजना, इसको लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर। दरअसल में अब तो इसके 8 साल हो गए हैं। 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था, ताकि एक तरह से क्या हो कि हमारे जितने भी लोग हैं उन तक हम अपने ना अकाउंट हो गया, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज हो गया, सेविंग्स हो गया, रेमिटेंसेस, किसी पर्सन ने मान लो अपने
ये किसी दूसरे शहर में काम कर रहा है, अपने घर पे पैसे भिजवाने हैं, उसके लिए सुविधा आसान हो पाए, लोन वगैरह हो गया, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सारे अलग अलग बेनिफिट्स मिल पाए थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो भी सस्ते रेट्स के ऊपर। ये बात थी प्रधानमंत्री जनधन योजना के रिगार्डिंग। तो नए नए जो अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आप नोटिस करो, पहले हमारा यहाँ पे था कि हर घर में हमने ना एक अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, पहले फोकस था एवरी हाउस होल्ड के ऊपर, पर अब हमने इसको एवरी अनबैंक्ड अडल्ट बना दिया है। पहले ऐसा हमने देखने को मिला था कि मान लो सिर्फ एक फैमिली का जो मेल मेंबर है ना उसका अकाउंट खुल जाता था, पर नहीं, अब महिलाओं का भी हम साथ में लेकर आ रहे हैं। तो एवरी अनबैंक्ड अडल्ट तक हमारा यहाँ पे फोकस है। साथ में ही इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत क्या होता है, रुपे कार्ड के थ्रू इंश्योरेंस है। अगर जैसे मान लो इसके अंदर रुपे कार्ड दिया जाता है ना, तो जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, पहले वो दिया जाता था 1 लाख रुपए के लिए, अब ये हो चुका है एक्सटेंड 2 लाख रुपए के लिए। और साथ में ही इसके आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी देखने को मिल जाएंगी कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी है तब भी आप कहीं ना कहीं पैसा वहां से निकलवा पाओ। तो पहले ये ओवरड्राफ्ट लिमिट 5,000 हुआ करती थी, अब ये 10,000 हो चुकी है। और साथ में बिना किसी कंडीशन के अगर हम बात करें तो वो 2,000 रुपए है। और इसके अलावा जो अपर एज लिमिट है, पहले वो 60 ईयर्स हुआ करती थी, तो अब वो 65 ईयर्स हो चुकी है। तो ये थोड़े थोड़े से चेंजेस थे जो हमें समझने थे। बाकी फोकस यही है कि जिन लोगों का अकाउंट नहीं है तो बैंकिंग द अनबैंक के थ्रू उनको बैंकिंग सेक्टर के अंदर लेकर आए, ठीक है। इनको जो माइक्रो इंश्योरेंस हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, छोटे छोटे क्रेडिट, छोटी छोटी पेंशन होती है, उन सभी चीजों को प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। इनको सिक्योर करवा पाए। अभी डिस्कस किया था ना कि जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा, अगर मान लो एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, रुपए कार्ड का इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारे बेनिफिट्स इसके थ्रू देखे जाते हैं। तो 6 टोटल पिलर्स है यहाँ पर। एक तो पहला है कि ब्रांच और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, अगर आप नहीं जा सकते ब्रांच के ऊपर तो ब्रांच का एक पर्सन आपके घर तक पहुंचे। कई गांव बहुत ही दूर दराज के एरियाज में होते हैं, वहां तक अगर बैंक अपनी ब्रांचेस वहां पे नहीं खोल सकते तो बैंक का कोई कर्मचारी हो सकता है या फिर बैंक ने किसी पर्सन को हायर किया हो सकता है, वो वहां तक जाए और अपनी बैंकिंग सर्विसेज को वहां तक पहुंचाए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम समझ चुके हैं 10,000 रुपए तक की। इसके साथ ही ना फोकस होना चाहिए लिटरेसी के ऊपर, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। लोगों को ज्ञान हो कि अच्छा एटीएम का ये फायदा होता है, पेंशन को हम ऐसे अवेल कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू हम बैंकिंग कैसे करी जा सकती है, ये सारे भी इसका एक इंपॉर्टेंट पिलर बन जाते हैं। साथ में एक क्रेडिट गारंटी फंड है, ठीक है। मान लो कि लोगों को पैसा दिया गया, लोगों को लोन पे पैसा दिया पर उन्होंने पैसा रिटर्न नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंकों को नुकसान झेलना पड़े, नहीं, बैंकों को भी कुछ तरह की गारंटी हो इस तरह के डिफॉल्ट के अगेंस्ट, उसके लिए एक तरह का फंड है क्रेडिट गारंटी फंड। साथ में इंश्योरेंस भी हम समझ चुके हैं, एंड लास्टली पेंशन स्कीम्स भी यहाँ पर हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारे 6 पिलर्स हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर। तो आज के सेशन में हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देखा, उसके साथ ही साथ हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज थी, साथ में ही उसके पहले हम देख के आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड साथ में ही मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये सारी की सारी जो मिनिस्ट्रीज है ना हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंश्योरेंस के लिए और लोगों की जिंदगी थोड़ा बेहतर बनाने के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो जाती हैं। तो आई एम श्योर कि आप सभी ने आज के सेशन को अच्छे से समझा होगा एंड कहीं ना कहीं इन स्कीम्स को नोट भी किया होगा, क्योंकि ये सारी स्कीम्स पिछले कुछ टाइम के अंदर न्यूज में रही हैं एंड आने वाले टाइम के अंदर हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती हैं, ठीक है। इन केस आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप माई टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बना सकते हो। आई एम श्योर कि आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।